मैम हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ पूजा, पूजा सामोटा खुशबू तिवारी। सामोता की प्रेजेंट लगा दो। क्या बेटा? पूजा सामोता की प्रेजेंट लगा दो। लगा दी बेटा, लगा दी। पूजा लगा दी, पूजा सामोटा की भी लगा दी और खुशबू तिवारी की भी लगा दी। अभी अफसाना आई है, एक बार अफसाना को एडमिट कर देते हैं। गरिमा चौधरी, गरिमा चौधरी भी आई हैं। मॉर्निंग मैम। बेटा गरिमा भी आ गई ना, गरिमा चौधरी लगा दी बेटा। सोनाक्षी, मनीषा देवपाल। हाँ कौन कौन आ गया? किरण चौधरी, शिवानी चौधरी, शालू प्रजापत, गरिमा चौधरी, सोनाक्षी, अफसाना, खुशबू तिवारी, पूजा सामोटा, मनीषा देनवाल, संगीता गौड़, अनीता चौधरी, मनीषा देनवाल, निशा बैरवा। संगीता गौड़ आ गई, मनीषा बैरवा, मनीषा बैरवा भी आ गई।
बेटा आज अपन बात करते हैं मिनरल न्यूट्रिशन की बात चल रही थी। सुपियारी आ गई है, एक मिनट सुपियारी को एडमिट कर देते हैं। सुपियारी कॉपर की बात करते हैं अपन आज। कॉपर का स्रोत कौन कौन से है? तो कॉपर सभी प्रकार की मृदा में कार्बनिक जटिल पादपों के रूप में उपस्थित होता है। पादप द्वारा कॉपर का अवशोषण क्यूप्रिक आयन अथवा क्यूप्रस आयनों के रूप में किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है बेटा, कॉपर की बात चल रही है। प्लांट्स एब्जॉर्ब कॉपर फ्रॉम द सॉइल in the form of cupric iron व क्यूप्रस आयंस। इसकी अधिक सांद्रता, कॉपर की अधिक सांद्रता टॉक्सिक होती है, विषाक्त होती है। नाउ द फंक्शंस ऑफ कॉपर। कॉपर के कार्य क्या हैं? तो कॉपर अनेक एंजाइम्स के सक्रियक का कार्य करता है। मतलब कॉपर एक्ट्स एज एन एक्टिवेटर ऑफ मेनी एंजाइम्स। व्हाट आर द एंजाइम्स? कॉपर अनेक एंजाइम्स के सक्रियक का कार्य करता है। तो कौन कौन से एंजाइम्स हैं जिनको की कॉपर एक्टिवेट करता है, सक्रिय करता है? वो एंजाइम है एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, प्लास्टोसाइनिन तथा राइबुलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। तो कॉपर जो है कुछ एंजाइम्स को सक्रिय कर देता है, एक्टिव कर देता है, जैसे कि नाम बताए राइबुलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज व एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज। क्योंकि कॉपर ऑक्सीडेशन व रिडक्शन द्वारा कॉपर ऑक्सीकरण अपचयन द्वारा दो रूप में रहता है, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण व रेस्पिरेटरी प्रोसेस श्वसन क्रिया में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण का कार्य करता है। कॉपर ऑल्सो हेल्प्स इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ कॉपर। कॉपर के पादपों में न्यूनता के कारण, अगर न्यूनता के लक्षण डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ कॉपर, तो पत्तियों में पहले गहरा हरा रंग प्रकट होता है तथा इसके पश्चात हरिमाहीनता व टेढ़ापन तथा ऊतक क्षय क्षेत्र प्रकट हो जाते हैं। दूसरा है पादपों की वृद्धि रुक जाती है तथा सिट्रस में पादप शीर्ष से आधार की ओर सूखने लगता है, जिसे डाई बैक डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई बैक रोग कहते हैं। धान्य तथा लेग्यूम पादपों में रिक्लेमेशन डिजीज, पुनः ग्रहण रोग होता है। इस रोग में पत्ती के शीर्ष हरिमाहीनता प्रदर्शित करते हैं, जो धीरे धीरे ऊतक क्षय होकर तथा मृत होकर झड़ जाती है। कॉपर की न्यूनता में आलू के कंद काले पड़ जाते हैं। तो अपन ने क्या क्या लक्षण देखे बेटा? जब भी किसी भी पादप में कॉपर की न्यूनता होती है, कॉपर की डेफिशिएंसी होती है, तो पहले तो जो लीव्स है, पत्तियां हैं, उनमें गहरा रंग दिखाई देने लगता है। उसके बाद लीव्स में, पत्तियों में हरिमाहीनता प्रकट हो जाती है, मतलब पीले पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं तथा ऊतक क्षय क्षेत्र भी प्रकट हो जाते हैं। दूसरा क्या देखा? कॉपर की न्यूनता के कारण
जो प्लांट ग्रोथ है, पादप की वृद्धि रुक जाती है और इसी तरह से सिस्टर्स में पादप क्या होता है, शीर्ष से आधार तक सूखने लगता है। पादप जो प्लांट है, सिस्टर्स का जो प्लांट है, वो शीर्ष से आधार तक सूखने लगता है और इसे क्या कहते हैं, डाई बैक डिजीज के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार धान्य तथा लेग्यूम प्लांट्स में रिक्लेमेशन डिजीज होता है कॉपर की न्यूनता के कारण। अब लेते हैं क्लोरीन। तो क्लोरीन का स्रोत क्या है बेटा? मृदा में क्लोरीन विभिन्न क्लोराइड्स के रूप में उपस्थित होता है तथा प्लांट्स क्लोराइड आयनों के रूप में इसका क्लोरीन का अवशोषण करते हैं। मतलब in the soil the chlorine is found in the form of chlorides. soil में, मृदा में क्लोरीन क्लोराइड्स के रूप में उपस्थित होता है। now the functions of क्लोरीन, क्लोरीन के कार्य क्या क्या होते हैं? तो यह क्लोरीन पौधों में भी क्लोराइड अथवा मुक्त एनायनों के रूप में पाया जाता है। और ब्रोयर BROYER ब्रोयर के अनुसार क्लोरीन प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होता है। मतलब अकॉर्डिंग टू ब्रोयर द क्लोरीन या क्लोरीन इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड यह क्लोरीन मैग्नीज के समान हिल अभिक्रिया में भी आवश्यक होता है। मतलब क्लोरीन इज ऑल्सो एसेंशियल इन द हिल रिएक्शन। मतलब क्लोरीन प्रकाश संश्लेषण में भी आवश्यक होता है, वह हिल अभिक्रिया में भी क्लोरीन आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त यह माना जाता है कि क्लोरीन कोशिका की अम्लीयता बढ़ाकर एंजाइम सक्रियता को तेज करने का कार्य करती है। इस बात के भी प्रमाण हैं कि फलों के समान परिवर्धन के लिए भी यह आवश्यक होती है। अब पढ़ते हैं व्हाट आर द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के न्यूनता के लक्षण क्या पढ़ते हैं? क्लोरीन के न्यूनता के लक्षण। तो पत्तियों में हरिमाहीनता तथा ऊतक क्षेत्र प्रकट हो जाते हैं तथा ब्रॉन्ज कांसे के रंग की हो जाती हैं। पत्तियां ब्रॉन्ज के रंग की हो जाती है। पादप विल्ट हो जाता है। पादप अंततः ग्लानी विल्ट हो जाता है। मतलब जब क्लोरीन की डेफिशिएंसी कमी प्लांट्स में पाई जाती है तो पत्तियों में क्लोरोसिस दिखाई देता है। वह ऊतकक्षय क्षेत्र भी प्रकट हो जाते हैं। पादप भी विल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, जब पादप में प्लांट में क्लोरीन की डेफिशिएंसी होती है, क्लोरीन की कमी होती है, तो फलों का निर्माण भी कम हो जाता है। इसी प्रकार क्लोरीन की कमी होने से जड़ों की वृद्धि भी रुक जाती है। मतलब ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन द रूट ग्रोथ ऑल्सो स्टॉप्स एंड उनमें मतलब मूल में रूट्स में सूजन आ जाती है। तो ये है अपने कॉपर क्लोरीन के लक्षण। अब अपन देखेंगे मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम का स्रोत क्या है? तो मोलिब्डेनम मृदा विलयन में एक संयोजी तथा द्विसंयोजी आयनों के रूप में उपस्थित होता है। कहने का मतलब है मोलिब्डेनम मृदा विलयन में मोनोवैलेंट आयन तथा डाइवैलेंट आयन्स के रूप में उपस्थित होता है। इसके अलावा यह MOS2 मोलिब्डेनम सल्फेट के रूप में भी पाया जाता है। अब कार्य क्या है? किसके कार्य? मोलिब्डेनम के। तो मोलिब्डेनम का महत्वपूर्ण कार्य नाइट्रोजन उपापचय है। मतलब मोलिब्डेनम हेल्प्स इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो मोलिब्डेनम का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? नाइट्रोजन उपापचय में है। यह
मॉलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज तथा नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम्स का प्रमुख घटक है। इसके अलावा कुछ ऑक्सीडेजेस, रिडक्टेजेस तथा डिहाइड्रोजिनेज का घटक अथवा सक्रियक भी होता है। मतलब molybdenum helps as an activator. Yeah, molybdenum is an activator of the enzymes oxidase, reductase as well as dehydrogenase. कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार molybdenum का एस्कॉर्बिक एसिड के संश्लेषण में भी योगदान होता है। यह भी देखा गया है कि पादप में मोलिब्डेनम की न्यूनता होने पर एस्कॉर्बिक एसिड की सांद्रता कम हो जाती है तथा मोलिब्डेनम की आपूर्ति करने पर इसकी सांद्रता सामान्य हो जाती है। मतलब मोलिब्डेनम इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ascorbic acid, or molybdenum plays an important role in the synthesis of ascorbic acid. And now the deficiency symptoms of molybdenum. molybdenum के न्यूनता के लक्षण, तो पहला है पत्तियों में मोटलिंग, पत्तियों में कुर्वरता अथवा हरिमाहीनता डेवलप हो जाती है। मतलब मोलिब्डेनम की न्यूनता के कारण जो पत्तियां हैं, लीव्स है, उनमें मोटलिंग व क्लोरोसिस दिखाई देने लगती है। हरिमाहीनता, क्लोरोसिस परिपक्व पत्तियों में पहले प्रकट होती है परंतु कुछ में पहले तरुण पत्तियों में प्रकट होती है। कहने का मतलब है जो क्लोरोसिस होता है, क्लोरोसिस के लक्षण पहले तो मैच्योर लीव्स में, परिपक्व पत्तियों में दिखाई देते हैं और बाद में यंग लीव्स में क्लोरोसिस प्रकट होता है। लेकिन कुछ उदाहरणों में ऐसा देखा गया है कि क्लोरोसिस, हरिमाहीनता पहले तरुण पत्तियों, यंग लीव्स में प्रकट होती है। और मोलिब्डेनम की न्यूनता के कारण पुष्प परिपक्व होने से पूर्व ही गिर जाते हैं। मतलब पुष्प मैच्योर होने से पहले ही गिर जाते हैं, इसलिए फल का निर्माण नहीं हो पाता है। क्योंकि जब पुष्प ही गिर जाएंगे तो फल का निर्माण कैसे होगा? तो मोलिब्डेनम की न्यूनता के कारण फल का निर्माण नहीं हो पाता है। तीसरा है लेग्यूम पौधों में नोड्यूल्स के होते हुए भी नाइट्रोजन की न्यूनता आ जाती है, क्योंकि मोलिब्डेनम की कमी से नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो पाता है। मतलब ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ molybdenum in plants, nitrogen fixation does not take place. molybdenum की कमी से नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं हो पाता है तथा अत्यधिक नाइट्रोजन न्यूनता के कारण पौधे मृत हो जाते हैं। चौथा है मोलिब्डेनम की न्यूनता के कारण नींबू में पीत धब्बा रोग, येलो स्पॉट डिजीज तथा गोभी में विप टेल रोग उत्पन्न होता है। ये याद रखने की बात है। मतलब ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ molybdenum, the yellow spot disease develops in citrus. मतलब जब पादप में मोलिब्डेनम की कमी पाई जाती है तो नींबू के प्लांट में येलो स्पॉट डिजीज, हिंदी में कहते हैं पीत धब्बा रोग, प्रकट हो जाता है या उत्पन्न होता है। इसी प्रकार मोलिब्डेनम की अगर न्यूनता पादप में होती है तो गोभी में एक रोग है जिसका नाम है विप, WHIP, विप टेल डिजीज उत्पन्न होता है। तो अपन ने ये देखा मोलिब्डेनम क्या। अब पढ़ते हैं अदर फंक्शनल एलिमेंट्स, अन्य क्रियाशील तत्व। मतलब 16 आवश्यक तत्वों के अतिरिक्त कुछ पादपों में वृद्धि के लिए अन्य तत्वों की भी क्रियाशीलता देखी गई है। इनमें से कुछ तत्व विशिष्ट पादप में आवश्यक तत्व का
कार्य करते हैं। तो पहली बात करते हैं एल्यूमिनियम, दूसरा आएगा कोबाल्ट, सोडियम, सिलिका, सिलेनियम। तो पहला है एल्यूमिनियम। तो अधिकतर पादपों में एल्यूमिनियम अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। कुछ पादप जातियों जैसे कि सूर्यमुखी बेटा सनफ्लावर है, पी है, मटर है, मक्का, मेज तथा ग्रासेस में इसकी सक्रियता देखी गई है। एल्यूमिनियम की मृदा में 1 ppm सांद्रता मिलाने पर मक्का में 20% कायिक वृद्धि अधिक देखी गई है। मतलब यदि हम सॉइल में एल्यूमिनियम को ऐड करते हैं 1 ppm और तो मक्का की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, कायिक वृद्धि है, वो 20% बढ़ जाती है। 20% वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है, अधिक हो जाती है। यह फास्फोरस के अवशोषण की दर बढ़ाता है। एल्यूमिनियम की अधिक सांद्रता कोशिका विभाजन को भी प्रभावित करती है। एक अनुमान के अनुसार एल्यूमिनियम साइटोक्रोम को भी प्रभावित करता है। अब बात करते हैं कोबाल्ट की। तो कोबाल्ट नील हरित शैवालों तथा लेग्यूमिनेसी पादपों के नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आवश्यक होता है। यह विटामिन B12 का घटक है। मतलब कोबाल्ट is an important constituent of vitamin B12 जो एक कोएंजाइम है तथा न्यूक्लिक एसिड संश्लेषण से संबंधित है। यह मतलब कोबाल्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में कोबामाइड कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। एक में बेटा मोनिका चौधरी और आई हैं, इनको एडमिट कर देते हैं। अभी 9:21 हो रहे हैं। मोनिका चौधरी, मोनिका चौधरी, मोनिका चौधरी को लगा दिया। तो कोबाल्ट को किसकी बात हो रही है? कोबाल्ट की। कोबाल्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में, कोबाल्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कोबामाइड कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त कोबाल्ट कार्बोक्सिलेज तथा पेप्टिडेज एंजाइम्स के सक्रिय का कार्य भी करता है। मतलब याद क्या रखोगे? कोबाल्ट helps as an activator of the enzyme peptidase. Cobalt activates the enzyme peptidase and cobalt also activates the enzyme carboxylase. ठीक है। और अब बात करते हैं सोडियम की। तो कुछ हेलोफाइट्स लवण उद्भिद पादप जैसे कि एट्रिप्लेक्स वेसिकेरिया में सोडियम आवश्यक तत्व के रूप में कार्य करता है। अतः एट्रिप्लेक्स वेसिकेरिया पादप में ग्लाइकोलाइसिस में आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता है कि सोडियम का न्यूक्लिक प्रोटीन संश्लेषण में नियंत्रण होता है। मतलब सोडियम का न्यूक्लियोप्रोटीन संश्लेषण में नियंत्रण होता है। सोडियम की उपस्थिति में अनेक पादपों जैसे कि शलजम, चुकंदर तथा सिलेरी आदि में अधिक वृद्धि देखी गई है। सोडियम की उपस्थिति में अनेक पादप जैसे कि शलजम, चुकंदर तथा सिलेरी में अधिक वृद्धि देखी गई है। और सोडियम न्यूक्लियोप्रोटीन सिंथेसिस में नियंत्रण, सोडियम का न्यूक्लियोप्रोटीन सिंथेसिस में नियंत्रण होता है। तो अपन ने बात करी एल्यूमिनियम की, कोबाल्ट की, सोडियम की। अब बात करते हैं सिलिका की। तो सिलिका ग्रेमिनी, साइप्रेसी तथा इक्यूसिटम पादपों में बहुतायत से पाया जाता है। मृदा में सिलिका आपूर्ति करने पर चावल तथा मक्का में अच्छी वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि पौधों में सिलिका रस्ट डिजीज, किट रोग
तथा आसिता रोग मिल्ड्यू डिजीज के प्रति प्रतिरोधी क्षमता विकसित करता है, क्योंकि ये बाह्य त्वचा में जमा हो जाता है तथा कवकों के संक्रमण को रोकता है। मतलब सिलिका हेल्प्स in stopping the in providing resistance to fungal infection। पादप ऊतकों में यह कॉपर तथा आयरन की विषाक्तता को कम करने का कार्य भी करता है। मतलब द सिलिका हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टॉक्सिसिटी इफेक्ट ऑफ कॉपर एंड आयरन। तो सिलिका में क्या बताया? सिलिका इज एन important constituent of the plants belonging to family Gramineae, Cyperaceae and Equisetum। मतलब याद क्या रखोगे? सिलिका, ग्रैमिनी, साइप्रेसी तथा इक्यूसिटम पादपों में पाया जाता है। यह कवकों के संक्रमण को भी रोकता है। वह पादप ऊतकों में सिलिका, कॉपर तथा आयरन की विषाक्तता को कम करने का कार्य करता है। और मृदा में जब सिलिका की आपूर्ति हो जाती है तो मृदा में सिलिका की आपूर्ति हो जाने पर चावल तथा मक्के में अच्छी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है सिलेनियम। तो सिलेनियम शुष्क क्षेत्रों की क्षारीय मृदा में पाया जाता है, जैसे कि एस्ट्रागैलस, मोरिंडा रेटिकुलेटा, लेसाइथिस ओलेरिया तथा नेप्टूनिया, क्या नाम है? नेप्टूनिया आदि पादप इसे काफी अधिक मात्रा में अवशोषण करते हैं। मतलब सेलेनियम इज एब्जॉर्ब्ड from the soil in a large amount by the plants Astragalus, Morinda reticulata, Lecythis oleracea। मतलब एस्ट्रेगेलस, मोरिंडा रेटिकुलेटा और लेसाइथिस ओलेरिया पादप सेलेनियम काफी अधिक मात्रा में अवशोषित करते हैं। यह सल्फर के स्थान पर सिस्टीन तथा मिथ्योनिन अमीनो अम्लों के संगठक का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त सेलेनियम पौधों में फास्फोरस की विषालुता भी कम करता है। अब बात करते हैं अबाउट द टॉक्सिक एलिमेंट्स इन द प्लांट्स। तो सिल्वर, लेड, मरकरी जैसे भारी तत्व सभी पादपों के लिए विषाक्त होते हैं। इनका पादप ऊतकों में संग्रहण पादप कोशिकाओं की उपापचयी क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव डालता है। इस प्रकार टंगस्टन, जिरेनियम तथा एल्यूमिनियम अधिक सांद्रता में संग्रहित होने पर विषाक्त प्रभाव डालते हैं। तो विषाक्त तत्व किसे कहते हैं? टॉक्सिक एलिमेंट्स। एग्जाम्पल है सिल्वर है, लेड है, सिल्वर, लेड, मरकरी। ये जो भारी तत्व हैं सभी पादपों के लिए विषाक्त होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। इसी प्रकार याद रखोगे टंगस्टन, जिरेनियम, एल्यूमिनियम अधिक सांद्रता में, कॉन्सेंट्रेशन में संग्रहित होने पर विषाक्त प्रभाव डालते हैं। अब बात करते हैं चीलेट्स। चीलेट्स क्या होते हैं? चीलेट्स एक जटिल आयन होता है जो धातु, धन आयन तथा इलेक्ट्रॉन दाता कार्बनिक पदार्थ से बना होता है। कार्बनिक पदार्थ को लिगेंड कहते हैं। यह एक स्थिर यौगिक होता है। आयरन, कॉपर तथा जिंक जैसे धातु संवर्धन विलयन तथा मृदा विलयन में अघुलनशील अवस्था में रहते हैं, क्योंकि इनकी घुलनशीलता के लिए विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। इसलिए इन तत्वों की चिलेट के रूप में आपूर्ति की जाती है। इनके लिए एक नाम है EDTA। EDTA का फुल नेम क्या है? इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड।
क्या बताया इनके लिए ईडीटीए इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड तथा ईडब्ल्यूडीएचए मतलब इथाइलिन डाइअमीन डाइओ हाइड्रोक्सी फेनाइल एसिटिक एसिड ईडब्ल्यूडीएचए मतलब इथाइलिन डाइअमीन डाइओ हाइड्रोक्सी फेनाइल एसिटिक एसिड नामक संश्लिष्ट लिगेंड्स का प्रयोग किया जाता है। धातु के आधार पर चिलेट आयरन ईडीटीए जिंक ईडीटीए कॉपर ईडीटीए आदि कहलाते हैं। अमीनो एसिड तथा प्रोटीन भी लिगेंड के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब कुछ आवश्यक तत्वों की मात्रा, उनके अवशोषित स्वरूप तथा उनके मुख्य कार्य अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ जो एसेंशियल एलिमेंट है, इसकी ब्रीफ समरी फास्फोरस। तो पादपों में लगभग उपस्थित लगभग मात्रा फास्फोरस की कितनी होती है 0.5 से 1%। तो फास्फोरस क्या करता है, किसका मतलब इसका मेजर कार्य क्या है, मेजर फंक्शन यह है न्यूक्लिक एसिड्स फॉस्फोलिपिड्स फॉस्फोप्रोटीन्स शर्करा फॉस्फेट अनेक कोएंजाइम्स तथा एएमपी एडीपी एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जीडीपी व जीडीपी का घटक होता है। इसी प्रकार सल्फर जो है वो उसका मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन सल्फर प्रोटीन अमीनो एसिड विटामिन बी कोएंजाइम ए व क्लोरोफिल संश्लेषण में मदद करता है। इसी प्रकार ब्रीफ पे लेते हैं पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम पादपों में पोटेशियम की कितनी मात्रा उपस्थित होती है, तो है 0.3 से 6.0%। तो पोटेशियम स्टार्च संश्लेषण में मदद करता है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म तथा फॉस्फोराइलेशन से संबंधित एंजाइमों का सक्रियक के रूप में पोटेशियम यूज होता है। वह कला पारगम्यता आयन संतुलन रंध्र गति मतलब स्ट्रोमेटास की मूवमेंट को भी पोटेशियम रेगुलेट करता है। इसी प्रकार कैल्शियम, तो कैल्शियम का जो मुख्य कार्य है कि कैल्शियम मध्य पटलिका या कोशिका भित्ति का घटक होता है और एंजाइम्स के एक्टिवेटर सक्रियक के रूप में कैल्शियम कार्य करता है और पारगम्यता नियंत्रण को भी करता है। मतलब कैल्शियम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कंट्रोल ऑफ परमेबिलिटी, मतलब पारगम्यता नियंत्रण में भी कैल्शियम अपनी भूमिका निभाता है। कोशिका भित्तियों का विन्यास भी नियंत्रित कैल्शियम के द्वारा होता है। इस प्रकार अपन देखते हैं मैग्नीशियम को भी। तो मैग्नीशियम का जो मुख्य कार्य है तो याद रखोगे यह है, मतलब मैग्नीशियम क्लोरोफिल अणु का घटक होता है। वह कुछ एंजाइम्स का सहकारक राइबोसोम्स उप इकाइयों को बांधने में मैग्नीशियम सहायक होता है। क्या बताया, राइबोसोम्स उप इकाइयों सब यूनिट्स को बांधने में भी मैग्नीशियम सहायक होता है। इसी प्रकार एसएच समूह सल्फ हाइड्रिल समूह युक्त एंजाइमों का सक्रियक तथा कुछ एंजाइमों का सहकारक भी मैग्नीशियम होता है। अब अपन बात करते हैं से जिंक को लिया था। तो जिंक की मात्रा जो कि पादप में उपस्थित है वो है 3 से 150 ppm। तो अनेक एंजाइम्स के सक्रियक के रूप में जिंक कार्य करता है। इसी प्रकार ऑक्सिन IAA के संश्लेषण में भी जिंक का कार्य है। व ऑक्सीजन विमुक्ति में भी जिंक आवश्यक है। तो जिंक की मात्रा जो पादप में उपस्थित लगभग जिंक की मात्रा कितनी है
ये है 3 से 150 ppm। इसी प्रकार बोरोन पादप में उपस्थित कितनी मात्रा में बोरोन पादप में उपस्थित होता है, तो 2 से 75 ppm की मात्रा में बोरोन पादपों में उपस्थित होता है। और बोरोन कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन स्थानांतरण में मदद करता है। पुष्पन व फल निर्माण तथा कोशिका विभाजन में भी बोरोन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व स्टार्च शर्करा संतुलन में भी ये बोरोन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार पादप में उपस्थित कॉपर की कितनी मात्रा है, कॉपर है 2 से 75 ppm की मात्रा उपस्थित होती है। तो जो कॉपर है एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज तथा फिनॉल ऑक्सीडेज तथा प्लास्टोसाइनिन का घटक होता है। वह जो कॉपर है इट हेल्प्स इन क्लोरोफिल सिंथेसिस, क्लोरोफिल संश्लेषण में सहायक होता है। इसी प्रकार क्लोरीन है, तो पादप में कितनी मात्रा क्लोरीन की उपस्थित होती है, वो है 100 से 300 ppm। और क्लोरीन आयन संतुलन में सहायक होता है। जल का प्रकाशीय जल अपघटन तथा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में भी क्लोरीन एसेंशियल होता है। इसी प्रकार मोलिब्डेनम की कितनी मात्रा, मोलिब्डेनम की कितनी मात्रा पादप में उपस्थित होती है, यह है अति सूक्ष्म मात्रा, मतलब 2 ppm मोलिब्डेनम प्लांट्स में पाया जाता है। नाइट्रोजन रिडक्टेज तथा नाइट्रोजिनेज का घटक होता है। मोलिब्डेनम किसका कंपोनेंट है, नाइट्रोजन रिडक्टेज व नाइट्रोजिनेज का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसी प्रकार डिहाइड्रोजिनेज व फॉस्फेटेज का भी सक्रियक है तथा एस्कॉर्बिक एसिड व टैनिन संश्लेषण में भी मोलिब्डेनम मदद करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्बन भी जो कि एसेंशियल एलिमेंट है वो पादप में 45% तक उपस्थित होता है। और कार्बन का मुख्य कार्य क्या होता है, सभी कोशिकीय घटकों का निर्माण करता है। इसी प्रकार नाइट्रोजन जो है 1 से 3% पादपों में उपस्थित होता है। नाइट्रोजन अमीनो अम्ल, प्रोटीन, क्लोरोफिल, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड तथा कुछ सह एंजाइमों, कोएंजाइम्स का घटक है। इसी प्रकार सल्फर की कितनी मात्रा पादप में उपस्थित होती है, तो सल्फर की 0.5 से 1.5% मात्रा पादपों में पाई जाती है। जैसे कि सल्फर का मुख्य कार्य क्या है बेटा, यह प्रोटीन, अमीनो अम्ल, सिस्टीन, अमीनो अम्ल क्या है, सिस्टीन, सिस्टाइन, मैथ्योनाइन, विटामिन B1 व कोएंजाइम ए तथा क्लोरोफिल संश्लेषण में काम आता है। मतलब सल्फर हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। और सल्फर प्रोटीन, अमीनो अम्ल जैसे कि सिस्टीन, सिस्टाइन, मैथ्योनाइन, विटामिन B1 का मुख्य घटक भी होता है। तो ठीक है, आज अपन ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसका नाम है मिनरल एब्जॉर्प्शन, मतलब मिनरल न्यूट्रिशन। तो इसमें जो क्वेश्चन है, कल से नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। दीर्घ आवश्यक तत्वों के नाम बताइए, लघु आवश्यक तत्वों के नाम बताइए, बोरोन की कमी से उत्पन्न 2 पादप रोग बताइए। तो अपन ने पढ़ भी लिए कि बोरोन की कमी जब प्लांट्स में होती है, कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। एक तो है गोभी के फूल का भूरापन, कौन सा रोग है, गोभी के फूल का भूरापन तथा चुकंदर का हड रोग, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो ऐसे ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस इस पे आते हैं। ठीक है, तो ये तो अपना चैप्टर आज 10:38 पे कंप्लीट हो गया। कल से दूसरा चैप्टर लेंगे, वही प्लांट फिजियोलॉजी अपना चल रहा है। ठीक है बेटा, कल से दूसरा चैप्टर अपन लेते हैं, कौन सा है ये देखते हैं।